नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स और मुंबई से मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ डिम्पी और अभिषेक दिल्ली से हैं। आज सुबह ही हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि बाजार पर क्या एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एक बड़ा हर्डल क्रिएट हो सकता है, तो बिल्कुल आज आप रेजिस्टेंस 19,850 जो रेजिस्टेंस थी 19,820 तक शायद डेज हाई था, उसके बाद से आप लगातार बाजार पर दबाव दे रहे हैं और दबाव बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग स्टॉक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल 19,780 के पास थोड़ी पॉइंट्स रिकवरी हुई है क्योंकि 750 के नीचे भी स्लिप हुआ बाजार। आज बहुत डिसाइसिवली किन लेवल्स पर क्लोज करता है मार्केट इंडेक्स, ये देखना ज़रूरी होगा और उसी से एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड का पता भी चलेगा। ओवरऑल इस वक्त कहाँ कौन सी ऊपर की कॉल्स पे सेलिंग हो रही है, प्रेशर बैंकिंग स्टॉक से ज़्यादा आ रहा है और निफ्टी पर भी वे कर रहा है। ये अभी फिलहाल करना क्या चाहिए, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया भी हम लेंगे। लेकिन एक बार ट्रेड सेटअप डिम्पी से भी समझ लेते हैं। एफएनओ में एक्शन दिख कहाँ रहा है, ऊपर की कौन सी कॉल्स हैं जिसपे अच्छी हैवी सेलिंग हो रही है डिम्पी, और क्या ये प्रेशर कहना ठीक होगा कि बैंकिंग स्टॉक से ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा है? और क्योंकि बैंक्स का भी वेटेज है निफ्टी पे, तो निफ्टी पे भी आपको एक प्रेशर एक्सर्ट होता हुआ दिख रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऑप्शंस देखने चाहिए, लेकिन इस जगह पर आके ऑप्शंस ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। इस जगह पर आपको रेजिस्टेंस चेक करना चाहिए और रेजिस्टेंस प्रूवन लेवल होता है, यानी कि वो पहले के ही लेवल से आपको प्रूव हो जाएगा। मैं एक चार्ट आपको निफ्टी का दिखाता हूँ, उसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया बाकायदा और उम्मीद करते हैं कि आपके काफ़ी काम आएगा। आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, हम आपके सामने वो दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा निफ्टी वाला चार्ट लेके आइएगा, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फिर मैं इसके अंदर 3-4 चीज़ें और ऐड ऑन भी कर दूंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेने भी चाहिए और आज किस चीज़ से आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, अगर आप देखेंगे 200 दिनों के एवरेज के आसपास, ये जो नीचे आप बिल्कुल गोला लगा हुआ है जहाँ पे हमने 200 डेमा लिखा हुआ है, ये अभिषेक तो ध्यान होगा, हमने ये लेवल उस समय नोटिस भी करवाया था कि देखिए यहाँ से बाजार घूमेगा और अब घूमा। ये 3 बार के रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास, वहीं आके रुक रहा है। आप देख रहे होंगे पहली बार गोला, दूसरी बार का गोला लगा हुआ, तीसरी बार का। आप मेरी विंडो हटा दीजिए, इसको फुल स्क्रीन रखिए, मेरे को ज़रा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस चार्ट को ज़रा दिखाइए कि आधे ज़्यादा काम की चीज़ है, हम नहीं है इतने। ये ऊपर जो 3 बार का जो रेजिस्टेंस है ये आपको साफ साफ अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये 19,750 से शुरू होता है और 800, 820, 30 पे आके ख़त्म होता है। ये 3 बार का रेजिस्टेंस है। नीचे आप देख पा रहे हैं 200 दिनों की एवरेज का एक सपोर्ट बना हुआ है। एक इमीडिएट सपोर्ट है 19,300 का, हालांकि मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, फिर भी हमने लिख दिया आपके लिए। अब आप खुद से समझ गए होंगे कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,222 का है, 19,830 का एक रेजिस्टेंस है। ये पार होगा, आप ऑल टाइम हाई लगाओगे बहुत सीधा, फिर आप ऑल टाइम हाई पे जाओगे। नहीं होगा पार, वापस आपको 200 दिनों का एवरेज टेस्ट करने के लिए आ सकता है, बस बीच में एक पड़ाव होगा 19,300 का। बैंक निफ्टी दिखाओ आप जरा, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी का भी एक पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। और इन सबके पीछे एक आदमी या एक इंस्टीट्यूशन या एक नाम मैं बोलूँगा, वो एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो बैंक निफ्टी, यहाँ पे रेजिस्टेंस और छोटे हैं, यानी कि और ऊपर है ही नहीं, बहुत पहले रेजिस्टेंस है वो है 44,500 और सपोर्ट था 43,500। 43,500 44,500 के बीच में, यानी कि 1000 पॉइंट के बीच में बहुत समय बैंक निफ्टी ने निकाला। ये जहाँ पे गोला लगा हुआ है ये पैनिक लो है, जहाँ पर हमने एरो मार्क किया वो 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज 43,300 के ऊपर किसी तरह से क्लोज करना होगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक और पॉइंट, आज आपको फिर से लीडरशिप क्राइसिस दिख रहा होगा। अगर आप अपनी स्क्रीन पर चेक करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि आज लीडर फिर से एब्सेंट है। आज बैंक निफ्टी के तो एक समय तो ऐसा था जिस समय 12 के 12 शेयर हर लाल निशान में थे, अभी सिर्फ एक एक्सिस बैंक आया है और सुबह सुबह हमने आपको वो नोटिस भी करवाया था। निफ्टी के करीब करीब 25 शेयर बढ़ रहे हैं और 25 शेयर टूट रहे हैं, और जो टूटने वाले शेयर हैं उसमें सभी के सभी चारों के चारों बैंकिंग शेयर्स हैं। कुल मिला के बैंक आगे ही नहीं आने दे रहा, चाहे उसको कितना ही आईटी क्यों ना हेल्प करे। स्क्रीन पर आप 2 बैंक के चार्ट दिखा सकते हैं, एक बैंक का मैं दिखाऊंगा, एक आईटी का आपको दिखाता हूँ। इन्फोसिस दिखा दीजिएगा सबसे ऊपर, और ऊपर साथ में दिखाइएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक कैसे बाजार को वेटेज के हिसाब से तोड़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये आपको साफ साफ दिख जाएगा दोनों ही चार्ट्स के अंदर। ये बकायदा डेज हाई पे इन्फोसिस आपको, और आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा डेज लो पे। तो लीडरशिप है, बट वो लीडरशिप बिना एफआईज के, बिना तोड़ फोड़ के नहीं आएगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स जो हमको आपको नोटिस करवाने हैं। 12:30 के आसपास का विक्स है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर बाजार में पैनिक और बढ़ेगा। बैंक निफ्टी पे ट्रस्ट कम, निफ्टी पे ट्रस्ट ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, निफ्टी पर ट्रस्ट पर कम है, वो आंकड़ों से दिख भी रहा है। और
थोड़ा सा और मूड चेक करते हैं क्योंकि अब घंटे भर के आसपास का सत्र बच गया है। सुबह ऐसा लग रहा था या फिर कल के सत्र तक ऐसा लग रहा था कि शायद आरबीआई के सर्कुलर को लेकर जो निफ्टी बैंक पर और बैंकिंग स्टॉक्स पर जो हैंगओवर था शायद वो खत्म हो रहा है, लेकिन आज फिर से क्लोजिंग होते होते वो चिंता हावी होती दिख रही है। जरा इसको चेक करते हैं, अपने मेहमानों को जोड़ते हैं, आपके लिए इंडेक्स पर बिल्कुल सटीक राय लेंगे, बाजार की दिशा समझेंगे और ट्रेड की बेहतरीन रणनीति भी जानेंगे। हमारे साथ ही 3 खास मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी हैं, कपिल शाह हैं, कुणाल परार हैं, 2 हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत आशीष जी आपके साथ करना चाहेंगे। ठीक है, आशीष जी को थोड़ी देर में जोड़ेंगे, लेकिन एक बार इंडेक्स को लेकर सेटअप समझ लेते हैं। कपिल, निफ्टी जैसे कि डिब्बी बता रहे हैं कि मजबूत दिख रहा है, आंकड़ों में भी वो दिख रहा है, तो आप आखिरी के घंटे के लिए इंडेक्स में ट्रेड क्या कोई सुझाएंगे या फिर इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है, सीधे स्टॉक्स के साथ जाएं? जी, बेसिकली इंडेक्स का रुझान हम देखते हैं तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट की एक ही रेंज रही है। नीचे में 19,670 कंटिन्यूसली सपोर्ट काम कर रहा है और ऊपर में 19,830 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस हमें आते हुए देखने मिल रहा है। इंट्राडे में नो डाउट अभी ज्यादातर टाइम हमने एक नेगेटिव जोन में देखने मिला हुआ था, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा ऊपर के ऊपर आया हुआ है, लेकिन उभरने के बाद में भी जो इसके इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास में ही चल रहा है। करंट लेवल अभी 19,790 के है और जो मैं इंट्राडे के रेजिस्टेंस भी मैं देख रहा हूँ तो तकरीबन वो भी कहाँ ना कहाँ पे 19,800 के यहाँ पे आए हैं, तो डिफरेंस काफी कम है। और ऊपर में काफी स्टिफ रेजिस्टेंस जो हम पिछले काफी दिनों से देखते आ रहे हैं 19,830 का, तो हम उस रेजिस्टेंस के नजदीक है। तो इंडेक्स स्पेसिफिक तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, बट हाँ कि काफी सारे स्टॉक स्पेसिफिक हमें काफी ज्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। लेट्स से कि आईटी और फार्मा ने थोड़ा सा एक लीडरशिप यहाँ पे दिखाई हुई है, तो वहां पे मेरा फोकस ज्यादा रहेगा स्टॉक स्पेसिफिकली। स्पेसिफिक फोकस रहेगा, तो चलिए स्टॉक से शुरुआत भी कर लेते हैं। कपिल, फिर बता दीजिए अभी क्या ट्रेड करना है, क्या ट्रेड लेके जाएं? पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा होगा कि फार्मा सेक्टर्स में काफी एक अच्छा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई है। और पहले भी जब भी मार्केट एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो जो सेक्टर जो बैक सीट में होते हैं, जब भी मार्केट काफी फॉर्मली पॉजिटिव मोमेंटम में होता है और जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो वही सारे सेक्टर्स आपके फ्रंट सीट पे आ जाते हैं। लेट्स से कि ना आईटी और फार्मास्यूटिकल, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में मेरा एक बैट रहेगा नाटको फार्मा पे। काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल आया हुआ है और आज के दिन में बुलिश कंटिन्यूएशन साइन भी देखने मिल रही है। तो नाटको फार्मा पे बाय का व्यू रहेगा, 798 के करंट लेवल पे बाय का व्यू बनता है, 775 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 845 के टारगेट्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। और जैसे कि दिनेश जी भी बता रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी एक नर्वसनेस रही हुई है और उसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक के जो पहले का पॉजिटिव रुझान था वो कहाँ ना कहाँ पे टाइट उनकी चेंज हो रही है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में से सबसे वीकेस्ट काउंटर जो रहा हुआ है वो एसबीआई का रहा हुआ है, तो वहां पे मेरा एक शॉर्ट का व्यू रहेगा। 556 पे चल रहा है, 562 जो पिछले 3 दिन से मार्केट एसबीआई अपना हाई बनाते आ रहा है, तो वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 562 का। और नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट बैंड बना हुआ है इसका 546 के यहाँ पे, तो वो मेरा डाउन साइड में पोटेंशियल टारगेट रहेगा। नेटको फार्मा आपको खरीदना है और हम देख रहे हैं कि फार्मा के साथ साथ जो हॉस्पिटल वाले स्टॉक्स हैं ना, वहाँ पर भी रौनक है। आप अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, मैक्स को देखिए, वहाँ पर तेजी है। यहाँ तक कि हाल फिलहाल की लिस्टिंग है यथार्थ हॉस्पिटल, वहाँ पर अच्छे मूव से, इनको भी चेक करेंगे। लेकिन कुणाल, आपके लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं? मेरे लिस्ट में 2 स्टॉक है, एक बाय और एक सेल को लेके। सबसे पहले बाय वाले स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट रिसेंट डेज में हमें देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है एसबीआई लाइफ एंड जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कुछ ही दिनों में हमें टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। टारगेट की बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल 1432 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बाय कीजिए। 1385 1385 के एसएल के साथ टारगेट की बात करते हैं तो 1465 पहला टारगेट है। जैसे 1465 ब्रेक होगा आपको ऊपर में 1523 1523 का भी लेवल ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ना अभिषेक जी, ये जो मैंने लेवल किए हैं ये आने वाले ट्रेडिंग मतलब ये ट्रेडिंग लेवल है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। लेकिन मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर ये 1523 अगर लेवल ब्रेक होता है एसबीआई लाइफ में
तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद एक रॉकेट मोमेंटम ये स्टॉक में स्टार्ट हो सकती है, जिसके बेस पे ये स्टॉक हमें 1700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो प्लीज लेवल को नोट करके रखिए, हमारे दर्शक मित्रों को ये सलाह है। दूसरा स्टॉक है ब्रिटानिया। ना ब्रिटानिया की बात करें तो जिस हिसाब से ब्रिटानिया फिलहाल ट्रेड कर रहा है, आली चार्ट पे स्टॉक में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम इस स्टॉक में पर्टिकुलरली एक सेल कॉल लेके चलेंगे। फिलहाल स्टॉक जो है वो 4690 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट कीजिए 4730 के एसएल के साथ। टारगेट 4620 का है और दूसरा जो टारगेट है वो 4550 का है। तो हेड स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आप रख रहे हैं और लार्ज कैप एफएमसीजी में से ब्रिटानिया आपको सेल के लिए यहाँ पसंद आ रहा है। हालांकि निफ्टी पर एक बाउंस बैक तो दिख रहा है, फिर से 19800 की तरफ बढ़ता हुआ आपको एक शार्प रिकवरी दिख रही है। इनफैक्ट 800 क्रॉस ही हो गया है। तो क्या ये एक इंटरडे डिप था आज, सिर्फ एक बियर ट्रैप था आज के लिए? इसे अभी और भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से सौदे क्या होने चाहिए जो आप कैरी फॉरवर्ड करके आएंगे। लेकिन इस बीच बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए हमारे साथ आशीष माहेश्वरी भी बने हुए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। एक बार रेलवे स्टॉक्स पर आप थोड़ा सा व्यू बताएं, क्योंकि जिस तरह से कैपेक्स अनाउंसमेंट्स एक बड़ी सर्च के बाद और रेलवे थीम क्लियरली चल रही है पिछले कई समय से और आगे भी इसके प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है जिस तरह का कैपेक्स अनाउंसमेंट हो रहा है। पर तीतागढ़ वैगन की बात हो, चाहे टेक्समैको की बात हो, जुपिटर वैगन से भी पीछे क्यूआईपी किया, ये जो फिर से एक फंड रेजिंग और एडिशनल कैपेसिटी कंपनियां भी डाल रही हैं, ऐसे में कौन से स्टॉक्स यहाँ से अभी वैल्यूएशन के लिहाज से, इनके कैपेक्स प्लान को देखते हुए, अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी को देखते हुए आपको स्ट्रॉन्ग काउंटर्स दिखते हैं जो आप पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और काफी इंस्टीट्यूशन जो बाइंग है अभी भी रेलवे स्टॉक्स में हो रही है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर रोड मैप है गवर्नमेंट का। अगले 3 साल में करीब 30% जो है एक्स्ट्रा ट्रेन आएंगी। आप इमेजिन करिए कि जो उससे रिलेटेड कंपनीज है उनमें कितना बड़ा कैपेक्स का उन्हें शेयर मिलने वाला है। जहां तक आप स्टॉक्स की बात करते हैं तो मेरा मानना है तीतागढ़ वैगन अभी भी मेरा पिक नंबर 1 होगा। मेरा मानना है कि जो कंपनी का मुनाफा था लास्ट ईयर पे, इस साल कंपनी जस्ट डबल मुनाफा करने वाली। तो बिल्कुल नो ब्रेनर है, तीतागढ़ वैगन किसी भी करेक्शन में ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऐसा ही कंपनी और में जो आइडेंटिफाई किया वो है इरकॉन, क्योंकि जो भी रेलवे प्रोजेक्ट्स नए अनाउंस हुए हैं या जो भी एक्सपेंशन होगा बिना इरकॉन की कंसल्टिंग के वो नहीं होगा। तो इरकॉन के पास में भी इतना काम अगले 2-3 साल रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि इरकॉन और तीतागढ़ वैगन इन दोनों पे नजर रखनी चाहिए। तीतागढ़ वैगन का तो इनफैक्ट हमारा लक्ष्य अगले 6 महीने में करीब 1400 रुपए का भी है। अगर पे 1400 तक का टारगेट, यहाँ से लगभग 450 रुपए ऊपर की बात कर रहे हैं आप। और साथ ही आपने एल्कॉन इंजीनियरिंग, तो सप्लाई चेन वैल्यू चेन से जुड़े हुए ये प्रोडक्ट्स हैं। एल्कॉन इंजीनियरिंग भी, जिसमें यहाँ से तेजी बनती है, और तीतागढ़ प्योर रेलवे का प्ले भी है। ठीक है, ये दो स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ऑप्शंस का ट्रेड कहाँ ढूंढना चाहिए? हमारे साथ कुश बोरा बने हुए ऑप्शंस का चैंपियन लेकर, आइए उनसे बात करते हैं। कुछ गुड आफ्टरनून। थोड़ी स्ट्रिकी तो लग रही है मार्केट, लग रहा है कि इंट्राडे डिप ही था सिर्फ, आप फिर से 19800 के ऊपर आ गए हैं। यहाँ से ऑप्शन का ट्रेड क्या एक बुल स्ट्रैटेजी आप दे रहे हैं या थोड़ी हेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी प्रियंका, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल देखिए, जो हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बाइंग ऑन डिप्स की जो रणनीति है वो आज के मार्केट में भी सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। जो डिप था वो बॉट हुआ है। हालांकि जिस तरीके का ऑप्शन सेटअप है, हमें लग रहा है 19,800-850 विल टर्न आउट टू बी अ स्टिफ रेजिस्टेंस एटलीस्ट दिस वीक और टिल टुमारोज निफ्टी एक्सपायरी। लेकिन साथ ही अगर आप देखें स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। स्टॉक्स लाइक सिप्ला, जो आज का हमारा ऑप्शंस का चैंपियन का सजेशन भी है, इट्स स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट्स गेन्स। काफी अच्छा अप मूव इसमें रहा है। तो यहाँ पे सुझाव रहेगा कि 1280 के स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल है करीब 15 रुपए के आसपास चल रहा है, ये बाय कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स हैं 20 एंड 25 के, स्टॉप लॉस भी छोटा है 10 रुपीज के करीब का। तो ये रणनीति अपना सकते हैं। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी सिप्ला में देखने मिली है, विच इज मेकिंग इट एन इंटरेस्टिंग बाय फ्रॉम हियर एज वेल। जो प्रॉफिट और जो टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट किए हैं उसके हिसाब से 6,500 का प्रॉफिट हो सकता है एंड 3,250 का लॉस हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सिप्ला 1280 का 30 नवंबर का कॉल ऑप्शन 15 रुपए के करीब बाय करने का सुझाव रहेगा। आपने सिप्ला चूज किया है फार्मा स्पेस से, जहां अच्छे फ्लोज दिख रहे हैं, मोमेंटम बना हुआ है।
87 की कॉल, और क्योंकि करेक्शन के बाद थोड़ा सा चलना शुरू हुआ तो 15 रुपए की ये कॉल मिल रही है, आप इसे बाय करें। लेकिन फिर से एक व्यूवर्स को डिस्क्लेमर, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस का या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिस्क असेस करके ही इसमें कोई आप ट्रेड लें। बहुत बहुत शुक्रिया खुश ये ट्रेड हमें बताने के लिए। चले बढ़ते आगे, कुछ और ट्रेड्स भी समझ लेते हैं कि अगर निफ्टी पे एक रिजिलियंट, एक बाउंस बैक दिखा है, एक पुल बैक सा दिखा है, लेकिन अभी भी अगर वॉल की तरह 800 या 850 एक्ट करेगा तो क्या यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड्स भी ले जाने बेहतर होंगे? और अगर लॉन्ग के ट्रेड्स लेके जाएं तो स्ट्रेंथ जहाँ है वो फार्मा स्पेस है, उनमें ही बेहतर रहेगा। कुणाल, अगर यहाँ से ट्रेड्स जो लेके जाने होंगे, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स जो होंगे, क्या वो फार्मा स्पेस इस वक्त सबसे स्ट्रेंथ जो दिखा भी रहा है और उसी में ले जाने बेहतर होगा, या फिर आपको आपके हिसाब से ऑयल मार्केटिंग में बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे ट्रेड्स भी सारे कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? वेल, दोनों काउंटर्स की बात कर लेते हैं। मेरा जो व्यू फिलहाल बन रहा है ऑरो फार्मा में भी बन रहा है और सामने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी है। सबसे पहले ऑरो फार्मा की बात कर लेते हैं। लगातार अच्छी मोमेंटम ये स्टॉक में हमें देखने को मिली है एंड कुछ दिनों के बाद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाएगा और अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। फिलहाल स्टॉक 1052 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है उस ब्रेकआउट के बेस पे मैं कहूंगा कि प्रेजेंट लेवल पे ही हमें ऑरो फार्मा में खरीदारी करके चलनी चाहिए 1052 के अराउंड। एसएल की जो बात करेंगे, एसएल थोड़ा सा यहाँ पे लंबा आएगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने थोड़ा रनअप दे दिया है। 955 का एसएल आएगा और मैं अगेन कहने रहना चाहता हूँ एसएल बड़ा है, 9% का एसएल है, लेकिन जो ब्रेकआउट मुझे देखने को मिला उसके बेस पे ऑरो फार्मा आगे जाके हमें 1125 का लेवल दिखा सकता है। सबसे पहला बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन, जैसे ही 1125 का लेवल ब्रेक होगा स्टॉक हमें 1250 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 17 से 18% की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें दे सकता है। तो ऑरो फार्मा प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए। 955 का हम यहाँ पे एसएल रखेंगे। नाउ ओएमसीज की बात करूं तो आज सुबह से ओएमसीज के ऊपर मैंने अपनी जो फोकस है वो थोड़ी सी बना के रखी है। कुछ स्टॉक है जो इस लेवल पे काफी अच्छी मोमेंटम में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। इन सब में अगर मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट करूंगा तो वो रहेगा बीपीसीएल। 399 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो व्यू बन रहा है बीपीसीएल में वो बाय करके ही चलने का बन रहा है। यहाँ पे कंडीशनल बाय मैं सजेस्ट करूंगा। जैसे ही 402 स्टॉक ब्रेक होता है 402, यहाँ पे बिना कुछ सोचे स्टॉक में हमें खरीदारी करके चलने की पोजीशन बना लेनी है। नीचे में हमारा जो एसएल रहेगा 385 का रहेगा, 385 का एसएल रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट इमीडिएट बेसिस पे जो इसका रिसेंट का टॉप था 415 का, जैसे ही 415 ब्रेक होगा ऊपर में 440 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। यानी कि प्रियंका जी आप कह सकते हो कि 8 से 9% तक की भी मोमेंटम ये स्टॉक हमें मिन टाइम में दे सकता है। तो 402 के ऊपर बीपीसीएल हम बाय करके चलेंगे विद एसएल ऑफ 385। यहाँ से ठीक है। 8-9%। डन। एक कंपनी जरा स्क्रीन पे दिखाइए, उस शेयर का नाम है स्टोव क्राफ्ट। स्टोव क्राफ्ट का एक बार ज़रा शेयर स्क्रीन पे लेके आइए और उसके अंदर अभी भी एक खबर आई है। अभी क्या मतलब 20 मिनट हो चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ आपको बताने में क्योंकि मेरा नंबर अभी आया है। तो ये करीब 4% टूटा है ये शेयर। ये जो सडन स्पाइक आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह, सडन फॉल जो देख पा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इसके अंदर इनकम टैक्स की रेड लगी है और उसके बाद से तेज़ आया। ये हमको किसी सोर्स ने नहीं बताया, ये खुद बाकायदा स्टोव क्राफ्ट ने एक्सचेंज को डाला है कि हमारे प्रीमाइसेस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है और वहाँ पे जांच हो रही है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बोली है। आशीष सर, मेरे को आपसे ना एक चीज़ समझनी है, ये जब भी इनकम टैक्स की रेड या ईडी की रेड आती है, शेयर का रिएक्शन इस तरह का आता है, ये फंडामेंटल अप्रोच ये सब भी बदल जाती है क्या उसी समय ही? एक दाग जैसा लग जाता है कि मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी ये एक एज एन इन्वेस्टर मैं पूछ रहा हूँ, एंकर तो छोड़ दीजिए, मैं एज एन इन्वेस्टर पूछ रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, अब रेड हुई, अब हमको तो पता नहीं है रेड में क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए इनको, फिर ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी पकड़ने वाली। तो मेरे को जरा गाइड करो कि इनकम टैक्स की जब भी इस तरह की रेड आए और शेयर टूटे, उसको रखें या फिर भूल जाएं 2-5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं और किसी भी रीजन से इनकम टैक्स का रेड आता है तो मुझे लगता है कि एक जो नीजर रिएक्शन देखने को मिला है, तो ये हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि थोड़ी सा अननेसेसरी घबराहट हो जाती है कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू निकल सकते हैं या थोड़ा जो उन्होंने इनकम डिस्क्लोज नहीं किया हुआ
तो वो तो कहीं बाहर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों में जहाँ पर सारी चीजों में इतना ऑटोमेशन है, जो स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वहां पर कुछ ऐसा इशू आएगा। अब जहां तक ये स्टॉक क्रैप की बात करें, पिजन, ब्लैक एंड डेकर जैसे उनके पास में ब्रांड है, इतना बढ़िया उनका लास्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी था। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट पे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये एक इवेंट है और एक दो दिन के अंदर उसकी जो भी ग्रेविटी है वो खत्म हो जाएगी। डन सर। आज हमने एक शेयर डिस्कस किया था जिसका नाम था IEX। ये शेयर भी आपको सुबह ध्यान होगा, हमने आपको बकायदा चार्ट के ज़रिए दिखाया भी था कि IEX कैसे 140 के ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। ये शेयर आज चल तो नहीं रहा, लेकिन ये टूटा भी नहीं, आज दिन भर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। थोड़ा जिसे कहते हैं ना कि तरसा तरसा के चलने वाला शेयर है, होगा भी, क्योंकि ये शेयर बहुत बुरे फेज़ को देख के आया, पहले पॉलिसी वाले और उसके बाद पॉलिसी से पहले वाले करेक्शन वाले। तो करेक्शन और पॉलिसी के फेज़ को देखने के बाद अब थोड़ा सेटल हो रहा है। कुणाल सर, एक चीज़ मेरे को बताइए, मैं थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम के साथ IEX को रखना चाहता हूँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ IEX में लेना चाहता हूँ। मेरे को कंफर्ट आ रहा है प्राइस का और उनको अप मूवमेंट का भी दिख रहा है। मैं ज़्यादा वॉल्यूम के साथ IEX ट्रेड करूँ या फिर कम वॉल्यूम के साथ लॉन्ग होऊंगा, बाय करूँगा? IEX की बात कर लेते हैं सर। IEX जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू बन रहा है पोजीशन लॉन्ग करके ही चलने का बन रहा है। मैं अगेन डिम्पी जी आपको बोलता हूँ, अगर आप बड़े लेवल पे इसमें अगर ट्रेड करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। इतना कन्विंसिंग चार्ट ये स्टॉक में लग रहा है। एक नेगेटिव न्यूज आया था जिसके बेस पे गिरा था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने अपने आप को संभाला है। एंड डिम्पी जी, नॉर्मली क्या होता है कि जब स्टॉक गिरता है तो उसके बाद 3 महीने का एक टाइम पीरियड रहता है। अगर इस 3 महीने के टाइम पीरियड में स्टॉक अपने आप को संभाल लेता है और उसके बाद ऊपर के रेंज का जब ब्रेकआउट देता है, तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें वहां पे देखने को मिलती है। सो मैं कहूंगा कि अगर आपको खरीदारी करके चलना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। 142 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करता हूँ, तो ऊपर में 151 का पहला लेवल है और उसके बाद 164 का दूसरा लेवल है, जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। लोअर लेवल पे हम जो है यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे डिम्पी जी, वो रहेगा 134 का। तो 134 के साथ आप चाहो इतनी क्वांटिटी लेके चल सकते हो IEX में। ठीक है, तो ये IEX पे आपने अपना व्यू पॉइंट भी रख दिया। मार्केट कोशिश कर रहा है कि अपने आप को उतना तो चला ही दे, उतना तो ठीक रखे, ताकि किसी को ये डाउट ना हो कि वो ख़राब है। एक और पॉइंट मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, वो इंडिया विक्स का है। अमूमन काफ़ी सारे लोग इसको स्किप कर देते होंगे, लेकिन अगर आप इंडिया विक्स को साथ में रखेंगे ना, तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि जैसे जैसे विक्स नीचे गया, अब आप देखो डेज लो टेस्ट कर रहा है, वैसे वैसे निफ्टी अपने डेज हाई की तरफ बढ़ रहा है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, मतलब इन रेसिप्रोकल कोरिलेशन होता है। बट फिर भी अभी आप सिर्फ विक्स को वॉलेटिलिटी के हिसाब से ना चेक करो, सिर्फ फियर के हिसाब से चेक करो। अभी वॉलेटिलिटी नहीं देगा ये आपको, जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं करोगे ना, विक्स अभी 10.5 के नीचे भी नहीं जाएगा। एक और शेयर मेरे लिस्ट में, मेरे को ज़रा वो भी पता करना है, मैं ज़रा उस पर आइडिया ले लेता हूँ। उस शेयर का नाम है ऑरोबिंदो फार्मा। आशीष सर, ऑरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन और सिप्ला, ग्लेन और वोखार्ड, इतनी चॉइस देनी नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी आपको 5 शेयर दे रहा हूँ। आपको सिर्फ एक नाम बताना है। मेरे को अच्छे से पता, आपने पांचों के पांचों कंपनी रीड कर रखी होंगी, ल्यूपिन, सिप्ला, वोखार्ड, ग्लेन और ऑरोबिंदो फार्मा। सर, कोई एक नाम के साथ अपना कन्विक्शन बता दीजिए, क्यों उसको मैं बाय करूं? देखिए, सबसे पहले तो पिक जो रहेगा ऑरोबिंदो फार्मा ही रहेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक ने आज 52 का जो स्तंभ सर्ज हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, वो एक फैक्टर है शॉर्ट टर्म में स्टॉक में प्ले करने का। दूसरी बात है, एक ओवरऑल फार्मा सेक्टर में भी यदि हम देखें तो पिछले 1 महीने से सिलेक्टिव बेसिस पे अच्छा रुझान आ रहा है, क्योंकि जो क्वार्टरली नंबर्स आए इन कंपनियों के सभी के, कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिला। और तीसरा, जैसे जैसे यूएस में इन्फ्लेशन ईज आउट होगा, आप देखेंगे कि जो एक्सपोर्ट ड्रिवन डिमांड है वो काफी बढ़ेगी। चौथा, चूंकि पॉल्यूशन और इन सारे फैक्टर्स के चलते हुए जो ड्रग्स की जो डिमांड है, या सीजनल चेंज के कारण से, जैसा मैंने अभी डॉक्टर के मैं गया था, उन्होंने कहा था हर 3 लोगों में से अब 1% बीमार है इंडिया में भी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी उनकी डिमांड इन पर्टिकुलर कंपनीज की प्रोडक्ट्स ही बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो मेरा पिक
नंबर 1 है इनको जो ओटीसी कंपनियां हैं जैसे ऑरबिंदो फार्मा, दूसरा सिप्ला और तीसरा वोकार्ट, इस ऑर्डर में आप बाय कर सकते हैं। सर लग गया आइडिया सर हमको। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और कंपनीज के बारे में बातचीत करेंगे। मेरी तरफ से एक इन्फोसिस का शेयर भी मैं पूछूंगा, बड़ा ही कन्विक्शन दिखा रहा है, जरा पता करेंगे इन्फोसिस में क्या करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत लौट रहे हैं। मुरुगप्पा ग्रुप के जो शेयर हैं वो तेज रफ्तार दिखा रहे हैं। दरअसल खबर आई है सीजी पावर को लेकर, जिसकी पेरेंट कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और वो मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, अक्वायर किया था इसको। सीजी पावर में आज लग गया है 20% का ऊपरी सर्किट, और वजह यह है कि कंपनी सेमीकंडक्टर कारोबार में उतरने का प्लान बना रही है। पूरी डिटेल क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गए हैं। पूजा बताइए क्या खबरें हैं। निश्चित तौर पर अगर कोई कंपनी सेमीकंडक्टर में आती है तो ये तेजी तो दिखनी है। सीजी पावर के शेयर में 20% का उछाल और कंपनी अपने रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रही है। एक खबर आई है, कंपनी ने एक्सचेंजेस पे घोषणा की है कि कंपनी ने आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी कि ओसैट फैसिलिटी के लिए फैसिलिटी लगाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मंजूरी मांगी है। और जब ये अनाउंसमेंट कंपनी ने किया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार एक तेजी बनी हुई है, क्योंकि कंपनी मॉडिफाइड स्कीम के तहत यहाँ पर सब्सिडी की भी मांग कर रही है इस फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए। और अगले 5 साल में करीब $790 मिलियन के निवेश करने की योजना है। अब इसकी जो फंडिंग होगी वो कुछ जेवी के जरिए, सब्सिडी के जरिए और इक्विटी और कर्ज के जरिए इस बड़े इन्वेस्टमेंट को फंड यहाँ पर किया जाएगा। तो जब इसका अनाउंस हुआ तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे कंपनी के लिए जो ये फैसिलिटी सेटअप कर रही है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने की बात की जा रही है। और ना कि सिर्फ सीजी पावर, इनकी जो ग्रुप कंपनियां हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा उछाल है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट जो कि पेरेंट कंपनी है सीजी पावर की, 58% की होल्डिंग है, वहाँ पर करीब हम 10% की तेज़ी देख रहे हैं। और इसके अलावा इनकी अन्य ग्रुप कंपनी कार्बोरेंडम जैसी कंपनियां, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये जो खबर आई है इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में पॉजिटिव डेवलपमेंट और अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। एक समय था कि सीजी पावर के भविष्य को लेकर ही सवाल उठाए जाते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल एक ड्रीम रन की तरह रहे हैं। कंपनी के फॉर्चून पूरी तरह से चेंज भी हो गए। जब से हमने देखा कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट इसको अक्वायर किया, 58% के आसपास की हिस्सेदारी है और पिछले 3 साल में लगातार औसतन इन्होंने 1000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करके दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये खबर उत्साह बढ़ाने वाली है। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं। मंजूरी के लिए सरकार को आवेदन कर दिया है। सरकार से सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी, इनको एक टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए होगा, उसके बाद बात यहाँ से आगे बढ़ेगी। पहले भी हमने देखा था कि वेदांता ने फॉक्सकॉन के साथ जेवी में सेमीकंडक्टर कारोबार में उतरने का ऐलान किया था, फिर फॉक्सकॉन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और पूरा का पूरा मामला वो लटक गया था। लेकिन सीजी पावर, आशीष जी किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को, और आज का मूव मतलब 20% का अपर सर्किट तो आज ही लग गया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, है तो पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि अभी भी जो टॉप 10 कंपनीज ने ही अप्लाई किया हुआ है सेमीकंडक्टर के लिए, चाहे वो टाटा हो, वेदांता हो, फॉक्सकॉन हो, एएमडी हो, और उस चेन में यदि इनकी एंट्री होती है सीजी पावर की, वो पॉजिटिव है। दूसरा, करीब $800 मिलियन के आसपास इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल में। और फ्यूचर, चूंकि मोबाइल से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आप देखें तो सेमीकंडक्टर यूज बहुत है, और इंडिया चूंकि आउटसोर्सिंग पूरी तरह से आगे जाके बंद करेगा, तो इन कंपनीज को काफी मुनाफा और काफी इनका भविष्य उज्जवल है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव है। और सीजी पावर यदि उस लीग में जाके खड़ा होता है जहाँ पे 10 और कंपनियां जो इस सेक्टर में जो हु है इंडिया में नहीं ग्लोबली, तो उसकी लीग चेंज होती है। तो मैं भी पॉजिटिव हूँ इस डेवलपमेंट को लेकर। पर दूसरी ग्रुप कंपनियों को खरीदने की बजाय मुझे लगता है अभी भी बेट सीजी पावर पे ही करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई सीजी पावर पर, लेकिन एक और पावरफुल खबर गर्म है। हमारा खास सेगमेंट शरद लेकर आए हम तक, आइए उनसे बात करते हैं। ऑलराइट,
राइट, शरद बताएं कौन सी खबर है आज आपके पास वीरी ग्रुप से जो लेकर आए हैं आप? जी बिल्कुल, फोकस में जो रहने वाला है वो कंपनी है KSB। अब याद रखिए स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को भी टच किया है और हमने जो है डीलर्स के साथ बातचीत की है तो पता चला है कि कुछ HNI काउंटर्स में जो एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स में भी तेज़ी आई है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 20 डे एवरेज का वॉल्यूम्स देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दें कि हमने थोड़ी चैनल चेक्स रन किए हैं जहाँ से पता चला है कि जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है वहाँ पे एक्सपोर्ट इंक्वायरीज़ में जो है अभी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है, स्पेशली मिडिल ईस्ट से, और ये जो है ओवरऑल पूरे मार्केट और इंडस्ट्री में देखने मिल रहा है। कंपनी ने भी रिसेंटली जो कॉन कॉल हुई थी उन्होंने कहा कि लगभग 100 पंप प्रति साल का एक ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं FGD प्रोजेक्ट्स को लेके अगले 2 से 3 साल में। और कैलेंडर ईयर 2024 की बात करें अगले साल का कैलेंडर ईयर के लिए तो वहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो जो है वो एक्सपेक्ट करें कि लगभग 2400 से 2500 करोड़ तक आ सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली कंपनी में पिछले 2 या 3 क्वार्टर में जो है एक ऑपरेशनल मार्जिन्स में दबाव देखने मिला था। अब हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया कि जो उनकी ई सेल्स टूल की इम्प्लीमेंटेशन है उसके कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी होगा, और अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगा तो मार्जिन्स आउटलुक भी इम्प्रूव कर सकता है। तो पूरा बाजार में बज़ है HNI बाइंग का और एक अच्छी ऑर्डर इनफ्लो का एक्सपेक्टेशंस है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। साथ साथ ये इनफैक्ट रेलवेज की भी सप्लाई चेन में आती है कंपनी और इस वजह से भी इसमें एक सर्ज, क्योंकि रेलवे काउंटर्स भी चल रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया शरद ये जानकारी देने के लिए। तो HNI बाइंग देखने को मिल रही है, और अगर HNI बाइंग देखने को मिल रही है 20 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम आप 20 डेज एवरेज में देख रहे हैं, तो क्या यहाँ रिटेल को पार्टिसिपेट करना चाहिए? एक बार एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। हमारे टेकीज हमारे साथ हैं ही, उनसे बात कर लेते हैं कि इस वक्त करना क्या चाहिए हमें। कुणाल है हमारे साथ। कुणाल, क्या आप सजेस्ट करेंगे KSB पंप्स पर? क्या आप बाय करने की सलाह देंगे? वेल, KSB पंप्स अगर इस लेवल पे अगर बात करें, KSB लिमिटेड फिलहाल 3340 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप दे दिया है एंड जो ब्रेकआउट लेवल था 3240 उसके ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना यह है कि अभी और भी अच्छी मोमेंटम फर्दर स्टॉक में आने वाली है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3340 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप बाय करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, वो एसएल आ रहा है नीचे में 3140, यानी 200 पॉइंट नीचे का एसएल है। अभी जो मोमेंटम है, जो ब्रेकआउट है, अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एसएल फॉलो करना पड़ेगा। 6% के अराउंड का एसएल अभी यहाँ पे आ रहा है, बाय करके चलिए। टारगेट 3490 3490 का पहला टारगेट है, और 3490 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपर में 3740 3740 तक के भी टारगेट ये लेवल ब्रेकआउट के बेस पे हमें दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो 11 से 12% का भी रिटर्न हमें ये स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो बाय करके चलने की सलाह है 3140 के एसएल के साथ। और एसएल के साथ आप इसमें ऊपर के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। एक बार एक स्टॉक को डिस्कस करते हैं और वो है आदित्य बिरला फैशन, और इस पर एक फंडामेंटल चेक आशीष के साथ लेते हैं। आशीष, क्योंकि ज़ूडियो जैसे एक बड़ा कंपोनेंट था जिसके कारण ट्रेंड पर एक्सपर्ट्स आज से नहीं पिछले 2 क्वार्टर पहले से बुलिश थे और हमने ट्रेंड में वो चाल देखी भी है। आदित्य बिरला ने भी हाल ही में अपने कुछ कमेंट ज़रूर उनके आए हैं सामने निकलकर, और वो जेनेक्स पर, जेनजेड कैटेगरी पर अब फोकस करना चाहते हैं। पर जिस तरह के भी उनके पास अभी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के भी उनके पास ऑफरिंग्स हैं, उससे क्या एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आगे आने वाले समय में एंटिसिपेट करना चाहिए अभी? जो रिटेल स्टॉक्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा, और पर्टिकुलरली आदित्य बिरला फैशन रिटेल पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। यदि आप देखें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी में के परफॉर्मेंस में कहीं कोई एनकरेजिंग रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, और जो तगड़ा कंपटीशन उन्हें ट्रेंड से या शॉपर स्टॉप या रिलायंस जियो से मिल रहा है, तो ये एक बड़ी समस्या है कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है स्टॉक ने अभी तक भी काफी अंडर परफॉर्म किया है। यदि आप 52 वीक आई से देखें तो शायद 100 रुपए नीचे अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को में अभी भी मेरी बाइंग करने की सलाह नहीं है। मुझे लगता है कि रिटेल में दूसरी स्टोरीज अभी भी अच्छी हैं जो बेटर रिटर्न देगी आदित्य बिरला फैशन रिटेल से। ठीक है, एक शेयर जैसे मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि वो मेरी तरफ से इन्फोसिस ज़रूर होगा, मैं ज़रूर पता करूंगा उसके बारे में। एक बार जरा आप मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट है, एक बार जरा आप वो दिखा सकते हैं इन्फोसिस का, तो ज़रा दिखाइए। बाकायदा आज डेज़ हाई बंद हो रहा है, आज डेज़ हाई बंद हो रहा है, इससे मेरा ज़्यादा सरोकार नहीं है। मेरा आज का सरोकार ये है कि 200 दिनों के एवरेज में ऊपर जाके बंद हो रहा है।
और इसके अंदर हुआ क्या था, पहले एक रेंज में चलता था, आप देख पा रहे हो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक वेव सी बनी हुई है। इस वेव का इसने ब्रेक डाउन किया था। फाइनली वह ब्रेक डाउन को इसने पूरा कवर कर लिया और इसका ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम अपवर्ड राइजिंग कहते हैं, ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है और इसने सारी गिरावट को कंप्लीट करके वापस से वेव वाली थ्योरी के अंदर आ चुका है। मिस्टर परार, कुणाल जी, आप ज़रा देखिए और ज़रा मेरे को ये बताइए इन्फोसिस पे मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे करके चलेगा, बल्कि वापस 1600-1700 की तरफ भी जा सकता है। आज शेयर की कीमत 1450 रुपये है। मैं धीरे धीरे करके पोजीशन लूँगा, बट मैं लूँगा ज़रूर। मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? वेल डिम्पी जी, आप जो कर रहे हो वो ठीक ही कर रहे हो, और आप जो करोगे वो ठीक ही करोगे। हम आपको सलाह नहीं दे सकते वैसे, क्योंकि आपका स्टॉक फैक्ट जो है, एनालिसिस है ना, वो काफी बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे कि धीरे धीरे करके चलना है या एक ही साथ चलना है, तो मैं कहूंगा कि दोनों तरीके सही है फिलहाल। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है अर्ली चार्ट पे फ्लैग फॉर्मेशन का, एंड ये डिम्पी जी, मैं कहूंगा कि स्टॉक का एक साइकिल रहता है। अगर आप देखो मंथली चार्ट पे, तो कहीं ना कहीं अक्टूबर 2023 में वो साइकिल कंप्लीट हुआ है और यहाँ से फ्रेश साइकिल आईटी स्टॉक में, पर्टिकुलर इन्फोसिस में हमें वो देखने को मिल रही है। 1450-1460 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मेरा मानना यह है कि आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हो। और आपने जो 1600-1700 के टारगेट की बात की है, मैं टोटली आपके साथ एग्री हूँ। अकॉर्डिंग दैट मंथली साइकिल ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1600-1700 के मिनिमम टारगेट अचीव कर सकता है। एंड मैं यहाँ तक भी कहूंगा कि अगर ये लेवल हमारे क्रॉस होते हैं तो 1900 तक का भी लेवल ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखाने के लिए सक्षम है। तो यहाँ से आप एट अ टाइम भी खरीद सकते हो या तो थोड़ा थोड़ा SIP करके भी चल सकते हो। लोअर लेवल पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है वो है 1340 का, जिसके ब्रेक होने के चांसेस फिलहाल बहुत ही कम है। खरीदारी करके चलने का यहाँ पे एक अच्छा खासा अच्छा खासा यहाँ पे एक लेवल है जहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। एक शेयर में जरा और आपसे नहीं, मैं जरा कपिल से डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले हमने बलरामपुर चीनी आपको नोटिस करा था, इकलौता शेयर दिया था। हमने कहा था ना हम इक्विटीज़ के साथ है ना बॉन्ड वालों के साथ है, आज हम विश्व मोहन के साथ है कॉमोडिटीज़ के। बलरामपुर चीनी आपको नोटिस करवाया था। उस दिन के बाद से शेयर रुका नहीं। आज बकायदा ये करीब हफ्ते भर में करीब 5% रिटर्न दे चुका है और आज में रिटर्न काबिल तारीफ़ है। कपिल जी, मेरे को एक चीज़ पता करनी है, मैं अपनी स्क्रीन वाला चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जिसको ये पार कर रहा है, जहाँ पे ये रुकेगा तो नहीं, अभी और चलेगा। मैं इसको BTST करके लेके जाना चाहता हूँ, तो ज़रा मेरे को बताइए कि मैं इसको पार हो जाएगा रेजिस्टेंस को और मैं इसको BTST कर जाऊँ सर? जी, BTST करना बनता है, क्योंकि इसका जो आपने चार्ट बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक मार्क कर सकते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा बेस चल रहा था। मीन्स 2022 से लेके ऑलमोस्ट सितंबर 2023 तक, यानी बात 14 से 15 महीने का एक बेस बना था। बेस बना के पहली बार उसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया था और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में प्राइसेस ने सपोर्ट लेके फिर से अपना जो फॉल्स ब्रेकआउट का हाई था वो क्रॉस कर रहा है। नॉर्मली मैं वही देखता हूँ कि जब भी कोई एक बड़ा बेस बन जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद की जो मोमेंटम होती है वो काफी जेन्युइन मोमेंटम होती है। तो 462 के लेवल पे चल रहा है। BTST का एक काफी शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट ऑफकोर्स वो कर सकते हैं। नया हाई ही इंट्राडे में अभी बना रहा है, तो इसकी बुलिश कंटिन्यूएशन कल भी हमें एक इसका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने मिल सकता है। और ऊपर में कहां ना कहां पे 470 पहला टारगेट लेवल बनता है और उसके बाद में 480 के भी जो पहले का एक रेजिस्टेंस बैंड था, डिस्ट्रीब्यूशन पैच था, जो उसकी नीचे का बॉटम 480 के लेवल के पर था, तो वहां तक की हमें मोमेंटम चेस होते हुए देखने मिल सकती है। तो बिल्कुल इसको BTST के तौर पे कर सकते हैं। बेहतरीन स्ट्रक्चर, 3% के बढ़िया मूव्स, और ये 3% तो आज आपको दिख रहे हैं। अगर आपने स्वदेश की सलाह पे अमल किया होता आज से 4-5 दिन पहले, तो आपका मुनाफा कहीं ज़्यादा उसमें अभी हो रहा होता। लेकिन बाजार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऊपर है 30 अंक, निफ्टी बैंक 250 अंक नीचे है। हालांकि ये 250 अंक नीचे आपको थोड़ा सा सुधार होकर दिख रहा है, थोड़ी सी गिरावट और ज़्यादा थी। और इसके पीछे की वजह ये कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास आज थे फिक्की और IBA के एक इवेंट में, वहाँ पर उन्होंने कुछ कहा है, कुछ नसीहतें दी हैं बैंकिंग सेक्टर को लेकर, फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर, इनफैक्ट एज ए होल। क्या कहा है ये बताने के लिए पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए क्या कहा है RBI गवर्नर साहब ने और कितनी इंपॉर्टेंट ही चीज़ें?
जी, कुछ दिन पहले बैंकों के लिए आरबीआई ने जो नए नियम जारी किए थे, उनके रिस्क वेटेज में बढ़ोतरी की थी फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए। उसी पर आगे कुछ और भी बयान आए हैं और एक तरीके से नसीहत देते हुए बैंकों को उन्होंने कहा है कि बैंकों को और एनबीएफसीज को अपने बुक्स की स्ट्रेस समय समय पर टेस्ट करते रहने चाहिए। ये फिक्की और आई के इवेंट में आरबीआई गवर्नर के बयान थे। ओवरऑल अगर बात करें तो भारतीय बैंकिंग सिस्टम फिलहाल काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है, कैपिटल रेशियो भी मजबूत है और आने वाले समय में बैंकों के मुनाफे और सेहत भी एनबीएफसी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो पर लोन पर जिस तरीके से एक्सपोजर बढ़ता जा रहा था इन बैंकों का और एनबीएफसी का, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए चिंता वाली बात हो रही थी और उसी पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को ये नसीहत दी कि वो समय समय पर अपने रिस्क मैनेजमेंट करते रहे। इस वजह से वो नए नियम भी लेकर आए रिस्क वेटेज बढ़ाने के और मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए। उनका कहना है कि वित्तीय संस्थान एक्सेस कैपिटल अतिरिक्त बफर भी रख कर चले। तो इस तरह के बयान निकल कर आए हैं आरबीआई की तरफ से, जिन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आगे अगर इस तरीके के और भी रिस्क उनको दिखाई दिए तो वो सख्ती समय समय पर करते रहेंगे। इस इवेंट में आरबीआई गवर्नर की तरफ से और क्या कहना था, आइए आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। The Reserve Bank is completely focused on achieving the target, but we do consider several other factors which play their role in determination of our policy decisions. That is how we do it. Somewhere in my monetary policy statement, I mentioned that "Aaj fir jeene ki tamanna hai," or sometimes in my interviews, I refer to the need. Recently, for example, somebody asked me your advice to the financial sector and in particular to the banks. I said, play long term, play like Rahul Dravid. Now, I have been asked that, why do you do this? Doesn't it dilute the seriousness of the occasion? Now, I want to sort of use this forum and through you, convey to the wider audience. तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि आरबीआई गवर्नर अगर कुछ कहते हैं बैंकों में सुधार को लेकर, रेगुलेशन को लेकर, उसमें रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करने को लेकर, तो पूरा का पूरा मोटो ये होता है कि बैंकों में जिन निवेशकों के पैसे पड़े हैं उनके इंटरेस्ट सुरक्षित हों, उनके हितों की सुरक्षा पहले हो, शेयर धारकों का हित बाद में आता है। पहले जिनके पैसे बैंक में पड़े हैं उनका हित सबसे पहले। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आशीष जी से समझेंगे कि ये नसीहतों के मायने क्या हैं और बैंकिंग शेयर में यहां से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बाजार तो एक रिकवरी मोड पे और इनफैक्ट 19,800 के ऊपर ही क्लोज होते हुए तैयारी कर रहा है। ऐसे में आपके ट्रेड्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं, तो सेक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए, दोनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। कपिल, आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कौन से स्पेस से कैरी करेंगे? बेसिकली मेरा एक आईटी ही प्रीफर्ड पिक रहेगा और जैसे कि थोड़े टाइम पहले आपने डिस्कस किया था इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस का मुझे एक बुलिश कंटिन्यूएशन का रुझान लग रहा है, तो कल के दिन में और भी इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम का इजाफा आते हुए देखने मिल सकता है। कुणाल, आप क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से? कुणाल, आप कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे? वेल, एक स्टॉक है अवध शुगर करके, फिलहाल स्टॉक अभी 743 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बाय करके चलने की सलाह है 743 के अराउंड। एसएल जो यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे वो एसएल की बात कर लेते हैं। तो लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो एसएल आ रहा है 726 का, 726 का एसएल है, बाय करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, 756 का पहला टारगेट, 756 वो जैसे ही ब्रेक होगा 780 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अवध शुगर बाय करके चलने की सलाह है। स्पेस से अवध शुगर आप बाय करने की बात करें, बलरामपुर चूनी पर भी हमने व्यू लिया भी और आप देख भी रहे हैं कि शुगर काउंटर्स में एक मूव देखने को मिल भी रही है। तो ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड आपके रहेंगे। कुछ लास्ट आवर के लास्ट मिनटों में जो स्टॉक्स हैं जहां अच्छी मूव है, क्योंकि हमने देखा कि आज ऑटो में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनमें भी एक अच्छी मूव देखने को मिली थी। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से कैरी फॉरवर्ड या हीरो, दोनों ही स्टॉक्स, कपिल, ऑटो के दोनों, ये टू व्हीलर स्पेस के दोनों स्टॉक्स ही कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स हैं क्या? बेसिकली अभी के ऑटो सेक्टर्स अभी भी अपना डे हाई के लेवल पे है। मींस आज के दिन में जो सबसे स्टॉक सेक्टर सबसे अच्छा काम कर रहा है वो आईटी सेक्टर है, और आईटी सेक्टर के बाद में ऑटो सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम आ रही है। और विद इन द ऑटो सेक्टर हम अगर सब सेक्टर का एनालिसिस करते हैं तो टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स वाले कंपनी में ही काफी ज्यादा स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे
डेली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ तो हीरो मोटोकॉर्प की भी मोमेंटम काफी अच्छी हुई है, ऑलमोस्ट जो उसके प्रीवियस हर्डल लेवल थे वहां पे आ गया है। लेकिन बजाज ऑटो इसके कंपेयर में मैं देखता हूँ तो बजाज ऑटो की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी हीरो मोटोकॉर्प के कंपेयर से काफी अच्छी रही हुई है और आज भी काफी अच्छी बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रहा है। तो यस, ऑटो सेक्टर में 2 to 3 व्हीलर से प्रीफर पिक रहेंगे और उसमें भी बजाज ऑटो में ज्यादा ट्रैक्शन हमें देखने मिल सकता है। दिखता है, लेकिन कल कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है डोमेस्टिक मार्केट के लिहाज से भी और मैक्रो फ्रंट से भी? ममाक्षी हमें बता रही हैं। ममाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। हमारी नज़र होगी ईसीबी के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के अकाउंट पर। ये कल पब्लिश करने वाले हैं और इस पर हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। मगर इसके अलावा यूएस के जो बाज़ार हैं वो कल बंद रहने वाले हैं, थैंक्स गिविंग की हॉलीडे है कल। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन है कल, तो डेफिनेटली कुछ मूव्स देखने मिल सकते हैं। मगर इसके अलावा अगर हम देखें तो टीसीएस और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि कल आखिरी दिन है इन दोनों ही स्टॉक्स खरीदने का अगर आपको बायबैक के लिए एलिजिबल होना है तो। इसके अलावा पिरामिड टेक्नोप्लास्ट पर भी फोकस करिएगा क्योंकि करीब 2% इक्विटी जो कंपनी की है वो लॉक इन पीरियड से बाहर आ रही है। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट्स पर अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर भी ऑफ लेट काफ़ी एक्शन नज़र आ रहा है और इनफैक्ट कल आखिरी दिन है। अगर आपको इरडा यानी कि IREDA का जो IPO है इसको सब्सक्राइब करना है तो इसका कल आखिरी दिन है। ठीक है ममाक्षी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सब इवेंट सबको बताने के लिए। एक शेयर मैं आपको BSC का बताऊंगा। कंपनी बहुत बड़ी है बट NSE पर उन्होंने अब तक लिस्ट नहीं कराया, खाली BSC पर ही है। उस शेयर का नाम है फॉर्ब्स एंड कंपनी लिमिटेड। फॉर्ब्स इंडिया के नाम से जानते होंगे आप। एक बार कुणाल जी आप चेक करेंगे, आपका टर्मिनल एक्टिव होगा BSC वाली कंपनीज का भी। जरा आप लिखो फॉर्ब्स FORBES तो आपको मिल जाएगा। यस दिस वन। इसके अंदर 20% का अपर सर्किट लगा और डेज हाई पे है। और एक काम आप और करो, आपने अच्छा किया है आज का दिखाया, अब आप ना इसका 1 महीने का भी चार्ट दिखाओ और 1 साल का भी दिखा सकते चाहो तो वो भी दिखा सकते हो। शेयर पूरी तरह से एक रेंज में था लेकिन एकाएक फिर से इसमें स्पीड आ गई है और आज तो वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख पा रहे हो, ये पूरा साल है, 1 महीना, 1 महीने से शेयर में कुछ नहीं हुआ। आज में 20%, टोटल 21% में से 20% आज का है। अब ज़रा साल का भी दिखा दो आप, 1 साल का चार्ट भी, ये साल का चार्ट है। आप साल में एक रेंज देख पा रहे हो, ये 15.5% में से टोटल में से प्लस माइनस करने के बाद 20% तो आज का है। एक बार कुणाल सर जरा आप इसको चेक कीजिए, इसके अंदर वॉल्यूम के साथ आज सर्किट लगा है। सेकंड डे भी चलेगा क्या? ले तो नहीं पाएंगे, कल की कल देखेंगे। कल आप हमारे साथ होंगे नहीं तो पूछेंगे कैसे फिर आपसे? जरा बताओ सर, आज ही बता के जाओ फिर। अगर सर्किट लगा है तो खरीदारी करने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन कल के भी चांसेस यही कि कल भी स्टॉक सर्किट लगा सकता है, प्रोबेबिलिटीज है क्योंकि स्टॉक में देखने जाए तो वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है 715 720 के लेवल का। एंड अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो इसका जो 2022 में अगस्त में जो उसने हाई बनाया था 963 964 का, वो लेवल भी स्टॉक टच कर सकता है। यहाँ तक का कन्विक्शन अभी स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो व्यू तो पॉजिटिव साइड का है। बस मेन क्वेश्चन ये है जो आपका भी है कि खरीदारी करके मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके चांसेस कम है कल भी। तो कल सुबह सुबह इस चार्ट को हम एक बार देख लेंगे वापस, अगर मौका मिलेगा तो एक बार सौदा थोड़े से वॉल्यूम के साथ ज़रूर करना चाहिए। ये NSE पे लिस्टेड नहीं है इसलिए मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ BSC का शेयर है। और ऊपर हमने ना वॉल्यूम लिखा हुआ है, फॉर्ब्स एंड कंपनी के साथ में देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है, उसमें 1.3 लाख शेयर लिखे हुए हैं, यानी कि 1 लाख शेयरों के साथ आज वॉल्यूम हिट हुआ है। तो आज वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम है जितना मैं देख पा रहा हूँ, शायद इस साल का वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम भी है ये। इससे पहले इसका मतलब वॉल्यूम इसमें कम रहता होगा, तो इसलिए अपने चेक वेक करके रखना वॉल्यूम वगैरह, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आइडिया ले लेना थोड़ा। 4 मिनट रह गए, एक शेयर बस में और पता करना है FDC, इसको BTST करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार कपिल जी आप बताओगे FDC। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि ऑलरेडी एक फार्मा स्टॉक्स काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है और इसका भी रुझान काफी स्ट्रांगली रहा हुआ है। मंथली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ तो एक कप पैटर्न जैसा बन गया है। पिछले 2
महीनों की थोड़ी सी नीचे में रिट्रेसमेंट के बाद में इस महीने में स्टॉक 13% से ऊपर में ट्रेड कर रहा है, काफी पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप से हो रही है। और डेली चार्ट में तुरंत मैं आता हूँ यहाँ पे, तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक हर्डल फेस कर रहा था 402 के यहाँ पे, तो अभी कंफर्टेबली 402 के यहाँ पे स्टॉक प्राइस आ गया है और ज्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि क्लोजिंग भी 402 के ऊपर ही आए, तो स्टॉक की एक पॉजिटिव क्लोजिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड पोटेंशियल जो इसके प्रीवियस पीक लेवल था 426 के लेवल के यहाँ पे, तो वहां तक की मोमेंटम आ सकती है। और जो इसके पहले के ब्रेकआउट लेवल थे 402, तो थोड़ा सा नीचे का हम ले लेते हैं 400 के अराउंड का, तो वो हम एज स्टॉप लॉस रख सकते हैं 400 के यहाँ पे, और ऊपर में 425 के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। चान है इलेक्ट्रॉल घर घर में पाया जाता है, वो बनाती है कंपनी। लेकिन मुरुगप्पा ग्रुप आज सीजी पावर वाली खबर से हम देख रहे हैं कि कमाल की तेज़ी है शेयरों में। आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए 15% ज़्यादा की तेज़ी है। सीजी पावर में तो तेज़ी खैर है ही, 20% सर्किट लगा है। सर्किट की तरफ बढ़ गया है शांति गियर्स का भी शेयर, वहाँ पर भी 20% के आसपास की तेज़ी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। कार्बोरंडम यूनिवर्सल जो कि एक और ग्रुप कंपनी, वहाँ पर भी तेज़ी है। लेकिन आज एक बड़ी तेज़ी हम देख रहे हैं स्पाइसजेट के शेयर में। कल भी मोमेंटम था, 10% के आसपास के उछाल स्पाइसजेट में है। 45 रुपए के भाव इसके आ गए हैं। हमने 30 रुपए के नीचे के भी भाव देखे हैं। आशीष जी, स्पाइसजेट ये तेजी क्या संकेत दे रही है सर, और इस पर कितना भरोसा करें कि ये टिकाऊ होगी? एक ट्रेडिंग बैट है, क्योंकि मुझे लगता है कैचअप हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिगो में हमने देखा 1700 से 2600 आ गया, तो थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बस यही मुझे नजर आता है, क्योंकि अभी कोई फंड रेजिंग कोई इमीडिएट होने वाली है ऐसा लगता नहीं। सर हाई कोर्ट ने उनके एमडी को तलब किया हुआ है कि इंटरेस्ट को लेकर और आर्बिट्रेशन के मैटर्स हैं, तो इतनी सारे इश्यूज है कंपनी में और कोई फ्लीट बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टर्न अराउंड है या अभी कोई कैपिटल इन्फ्यूजन होने वाला है। जस्ट कैचअप रैली है, एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, स्पाइसजेट को लेकर ये व्यू। लेकिन स्पिनिंग वाले शेयरों में आज ज़बरदस्त मोमेंटम बना है, और जिस तरह से कॉटन के प्राइसेस एक साल के निचले स्तर पर हैं, सर्दियों का सीज़न आ गया है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है, और इस बार कई ऐसे देश जहां पर कॉटन का बढ़िया उत्पादन होता है वहां से अच्छे आंकड़े की उम्मीद है। तो आप देखिए नितिन स्पिनर, RSWM, वर्धमान टेक्सटाइल, ये तमाम शेयर आपको 9 से 10% के आसपास की तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। तो ये शेयर तो चल रहे हैं, मोमेंटम में है। मोरपेन लैब जो कि मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी है, आज हम बड़ी तेज़ी देख रहे हैं, 10% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर भी बनते हुए दिख रहे हैं। मेटल माइनिंग की बात करें तो सस्टेन नहीं कर पा रही है तेज़ी, लेकिन उसमें भी अगर माइनिंग को अलग करके देखें तो उनकी मूव्स कुछ अलग आ रही है। GMDC की बात करें, वहाँ पर आज हम तेज़ी देख रहे हैं, और ये तेज़ी है तकरीबन 9% के आसपास की। फटाफट एक व्यू दीजिए इस पर आशीष जी, बहुत कम समय आपके पास है, क्या करना चाहिए? ये जो भी स्टॉक है इनकी थोड़ी री रेटिंग हो रही है, क्योंकि जैसे GMDC की बात करते हैं तो थोड़ा लिग्नाइट के प्राइसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पावर में सेक्टर में डिमांड बनी हुई है। तो ये बिल्कुल री रेट होने वाले स्टॉक है जो आपको अभी भी 20 से 25% अपसाइड दे सकते हैं। देख पा रहे हैं करीब 900 शेयर हैं, और आज हम क्लोज कर रहे हैं। अच्छी चीज़ इसमें पता है क्या, पूरी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं, एक तो रिकवरी तो ठीक है, इतना तो हम सुबह भी थे। अच्छी चीज़ ये है कि 19,800 के ऊपर फिर से क्लोज करके जा रहे हैं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हमको 19,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। फर्स्ट डे इनफैक्ट मैं बोलूँगा काफ़ी दिनों के बाद हमको क्लोजिंग मिल रही है। बट जो रियल कल्प्रिट अभी भी है वो बैंक निफ्टी है, उसने तो 43,500 के ऊपर भी क्लोज नहीं किया। एक रेजिस्टेंस तोड़ के पार हो रहा है और एक सपोर्ट तोड़ के क्लोज कर रहा है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक ही देश के दो बड़े इंडाइसेस सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लेके आने वाले, लेकिन एक रेजिस्टेंस तोड़ रहा है और एक सपोर्ट तोड़ के बंद हो रहा है। एडवांसेस के साथ साथ जो डिक्लाइंस आपने देखे वो भी आपको स्क्रीन पे दिख गए होंगे। आज का बटा हुआ सा ट्रेड है। नॉन बैंकिंग सब कुछ ठीक था, छोटे छोटे सेगमेंट सब कुछ ठीक थे, जैसे मुरुगप्पा और कुछ स्पिनिंग वाली कंपनीज और सिलेक्टिव शेयर हम भी आपको दिखा रहे थे। फार्मास्यूटिकल्स ठीक थे, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम आई है फिर से बैंकिंग के अंदर। लेट इट बी, देखते हैं बैंक के अलावा भी बाजार है और आप इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मेरा ट्रस्ट थोड़ा IT को लेकर ज़्यादा बड़ा है अब, और इन्फोसिस अगले दिन में कुछ एक दिनों में और कमाल भी कर सकता है। इसलिए मेरा फिर से मैं बोलूँगा कि निफ्टी में मेरा हाई कन्विक्शन है, बैंक निफ्टी में भी कन्विक्शन थोड़ा कम है। प्रियंका को
और मेरे को अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। आज के मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आशीष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आते जाते रहिए सर, आप बहुत कम आते हैं सर, ये शिकायत है सर हमारी, आप आते जाते रहिए। कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। कपिल आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने ब्रेकआउट्स वाले शेयर्स को आइडेंटिफाई करके हमारे लिए बताया कि हाँ इसमें क्या करें क्या नहीं करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम सबको इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।